भारत का वो सुनसान आइलैंड जिसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है काला इतिहास। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे आइलैंड पर लेकर चलूंगा जहाँ की मिट्टी खंडहर में तब्दील बंगले भूतिया दृश्य पैदा करते हैं। आज भी वहाँ की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी दूसरा पेरिस कहा जाने वाला, अपने रौब में रहने वाला इस जगह के बंगले को बरगद के वृक्ष की विशाल जालीनुमा जड़ें ऐसे जकड़ रखा है जैसे उसके किए गए अनैतिक कार्यों की सजा दे रहा हो। तो चलिए बुतहा द्वीप की सैर पर। ये बुतहा द्वीप कोई और नहीं, अंडमान का रॉस आइलैंड है, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले पन्ने का राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडर इस द्वीप और हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर आज भी मौजूद है। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशाल चर्च, वॉल रूम, एक कब्रिस्तान के खंडर, उनकी हालत दिन व दिन खराब हो रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 में भारत की आज़ादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों पर लाकर कैद में रखने की योजना बनाई गई थी। 1858 में अंग्रेजों ने 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचाया था। उस वक्त सारे द्वीप घने जंगल से आबाद थे। इंसान के लिए वहां रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया। ये पहला जजीरा था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ कर इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी जहाज पर ही रह रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अंडमान में और राजनीतिक कैदियों को लाकर रखना शुरू कर दिया और जेलें और बैरकें बनाने की जरूरत पड़ गई। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने रॉस आइलैंड को अंडमान का प्रशासनिक मुख्यालय बनाने की ठानी। बड़े अफसरों और उनके परिवारों के रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफ़ी विकसित किया गया। अंडमान के द्वीपों पर बहुत सारी बीमारियां फैलती रही। इससे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रॉस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई, शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी लगाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक, एक अस्पताल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया ताकि यहाँ आबाद लोगों के लिए रोशनी का इंतजाम हो सके। इन सुविधाओं की वजह से रॉस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच चमकता सितारा बन गया, जिसे अंग्रेज दूसरा पेरिस कहते थे। 1942 तक रॉस आइलैंड सुनसान हो चुका था, क्योंकि रियासी वजहों से अंग्रेजों को 1938 में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना पड़ रहा था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले की आशंका के चलते अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि युद्ध के खात्मे तक मित्र सेनाओं ने अंडमान निकोबार पर फिर से कब्जा कर लिया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका हिस्सा बने। इसके बाद लंबे समय तक रॉस आइलैंड को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। 1979 में एक बार फिर भारतीय सेनाओं ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। रॉस आइलैंड के अनछुए खंडहर इसके काले और घिनौने इतिहास की गवाह है। यहाँ के बाजार अब भी वीरान हैं। बहुतेरी इमारतों की नुकीली छतें ढह चुकी हैं, कांच की खिड़कियाँ चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडहरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की दीवारें, क्लब का खंडहर या